रसायन विज्ञान के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर सेशन में आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में, जिसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। तो आज के जो अध्याय है इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो हमारा टॉपिक है वो कोरोजन से संबंधित है, संक्षारण से संबंधित है। और इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रमुख धातु के बारे में जानेंगे, कैसे उन्हें हम लोग शोधन प्रक्रिया से गुजारते हैं, कैसे उसका शुद्धिकरण करते हैं और कैसे उसे प्राप्त करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कुछ मुख्य रूप से जो प्रयोग में आते हैं जो धातु, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो धातु होते हैं उसमें सबसे पहले हमारा जो है सोडियम आता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो सोडियम का जो नाम होता है आमतौर पे, इसका जो शॉर्ट नेम होता है उसे Na से हम लोग दर्शाते हैं पूरे केमिस्ट्री में। तो परमाणु संख्या जो होती है सोडियम की वह आपका 11 होता है। तो 11 होने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2, 8 और 1 हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ सोडियम जो है काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील पाया जाता है। तो सोडियम धातु जो है हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, तो इसे प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया आमतौर पर हम लोग अपनाते हैं वह होती है डाउन विधि की प्रक्रिया, यानी इसे हम लोग डाउन प्रोसेस भी कहते हैं। डाउन प्रोसेस इसे हम लोग कहते हैं आमतौर पर। तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड को जो है आमतौर पे सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक बॉन्ड के साथ बंधा होता है। तो इस तरह के आबंध में इसका जो द्रवणांक होता है काफ़ी उच्च हो जाता है, लगभग 820 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका द्रवणांक होता है। तो इसे पिघलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा कैल्शियम हम लोग मिला देते हैं। तो थोड़ा सा कैल्शियम का कंपाउंड मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो जैसे ही हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को मिला देंगे और फिर इसे हम लोग गर्म करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से ये द्रवित हो जाता है, ये पिघल जाता है। और जब ये द्रवित हो जाता है तब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से इसे हम लोग गुजारते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से जब गुजारेंगे तो ये NaCl जो कि द्रवित रूप में होता है, डाइल्यूट रूप में हो जाता है। तो ये द्रवित रूप में कुछ इस प्रकार से अभी क्रिया इसमें होगा, Na+ में ये बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, और साथ ही में Cl- दे देगा। ये जो क्लोरीन है एनायन के रूप में रहेगा, और ये जो है ये सोडियम जो है ये कैटायन के रूप में रहेगा यहाँ पे। अब इसमें ये कैथोड और इलेक्ट्रोड पे एक अभिक्रिया होती है। तो कैथोड पे आमतौर पे क्या होता है, जो कैथोड होता है अपना निगेटिव होता है नेचर में। तो यहाँ पे सोडियम प्लस वाला जो है, ये सोडियम का जो आयन है यहाँ पे जाएगा, और Na+ जब जाएगा तो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से ये ले लेगा, और साथ में ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, धातु के रूप में आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग को सोडियम की प्राप्ति हो जाएगी। क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन आपका जो है, ये क्लोरीन भी अभिक्रिया करेगा। ये कहाँ करेगा, तो एनोड पे करेगा। और एनोड पे जब ये अभिक्रिया करने लगेगा तब ये क्या करता है, जैसे ही ये एनोड पे पहुंचेगा वहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही छोड़ेगा तो ये एनायन से ये भी धातु के रूप में आ जाता है, अधातु के रूप में आ जाता है। तो क्लोरीन बन जाएगा यहाँ पे, इसे हम लोग Cl2 कहते हैं। साथ ही में ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। तो ये जो प्रक्रिया हमारा, तो ये डाउन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो NaCl है इसका हम लोग जलीय विलयन हम लोग क्यों नहीं लेते, इसको क्यों हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मिला करके इसको हम लोग द्रवित कर रहे हैं, इसका हम लोग द्रवणांक को कम कर रहे हैं। सीधा इसमें जल मिला करके हम इसे घोल सकते थे और वहां से भी इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से गुजार सकते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होता है, जैसे ही जलीय विलयन में H2O की मात्रा होगी तब जो सोडियम होगा वो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा कि वो जल को ले लेगा अपने साथ में, और ये धातु के रूप में ना करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देगा, और ये 2NaOH बना लेगा। और साथ ही में हाइड्रोजन गैस को ये लिबरेट करेगा। तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ से निकलना शुरू होगा तो ये हाइड्रोजन गैस जा करके हमारा एनोड पे जमना शुरू कर देगा। ये कैथोड पे जो यहाँ पे अभी आपका सोडियम जम रहा था, ये हाइड्रोजन गैस क्योंकि पॉजिटिव नेचर करेगा तो ये क्या करेगा, कैथोड पे जाके जमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ये कंपाउंड बना लेता है। तो ये हमारा जो प्रक्रिया है ये केवल लागू होता है हमारा सोडियम के लिए। कैसे हम लोग सोडियम प्राप्त करेंगे, NaCl से, क्योंकि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो हम लोग बोलते हैं, ये सबसे प्रमुख जो हमारा सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो होता है सोडियम को पाने का। दूसरा जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं धातु, वहाँ पर आते हैं। ये हमारा जो फिगर है ये सोडियम का है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टलीय रूप में हम दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप एक तरह का फिगर है सोडियम क्लोराइड के कण का, जो कि आमतौर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो अगला जो आते हैं हम लोग जिंक पे, जिंक को Zn से दिखाते हैं, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है 30 होती है। तो जिंक को प्राप्त करने के लिए 3 तरह के अयस्क आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जिंक ब्लेंड हो गया, जिसको हम लोग जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। कैलेमाइन हो गया जिंक कार्बोनेट के रूप में।
जिंकाइट हो जाता है जिंक ऑक्साइड के रूप में। जो ZnO है जिंक ऑक्साइड, उसको हम लोग जिंकाइट बोलते हैं। तो कैलेमाइन और जिंक प्लेट जो है आमतौर पे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो कैलेमाइन क्या होता है? कैलेमाइन हमारा ZnCO3 होता है, तो जिंक कार्बोनेट का हम लोग उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो जिंक कार्बोनेट जो है ZnCO3 को हम लोग आमतौर पे कैल्सिनेशन की प्रक्रिया से गुजारते हैं। कैल्सिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। कैल्सिनेशन में हम लोग द्रवणांक से कम तापमान पे गर्म करते हैं धातु के अयस्क को, और वहाँ पर हम लोग को ये भी देखना होता है कि वायु जो है पूरी तरह से अनुपस्थित रहे, तब जाकर के ये कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है, और वहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका निकल जाएगा बाहर गैस के रूप में। और फिर इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? शुद्धिकरण कर देंगे। किस तरह से? तो इसमें हम लोग चारकोल या कार्बन का कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग मिलाते हैं, और फिर उसको हम लोग गर्म करते हैं। तो यहाँ पे अवकरण होता है, रिड्यूस होता है, और जैसे ही यहाँ पे अवकरण की प्रक्रिया होगी, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये कार्बन काम करना शुरू कर देगा। तो Zn जो है ये हमें धातु के रूप में मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगा। जिंक ब्लेंड जो है हमारा ZnS जो होता है, जिंक सल्फाइड होता है, इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? तो जिंक सल्फाइड जो है हम लोग अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, आमतौर पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वायु के प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भर्जन या फिर रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है? द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करते हैं अयस्क को, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति मौजूद रहती है, इसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 2ZnO प्राप्त होता है हमें जिंक ऑक्साइड के रूप में, साथ ही में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि गैस के रूप में होता है। अब इस ZnO का हम लोग क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से गुजारते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया यहाँ पे कैसे काम करेगी? तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा काम करेगा, एक तरफ हम लोग ले लेते हैं कैथोड पे, हम लोग ये एल्युमिनियम को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कैथोड पे, और अशुद्ध जो ये जिंक ऑक्साइड वाला है, तो जस्ता जो यहाँ पे अशुद्ध है, इसे हम लोग एनोड पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग जिंक को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, और थोड़े थोड़े देर पर उसे वहाँ से हम लोग निकालते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है हमारे जिंक पे काम करता है। ये जिंक का हम लोग अयस्क देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा पारा या मरकरी, जिसे हम लोग Hg के नाम से आते हैं। इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या जो होती है 80 होती है, 80 होती है। तो इसका अयस्क जो होता है मेन होता है ये सिनेबार होता है। सिनेबार जो होता है HgS से हम लोग इसको दिखाते हैं। आमतौर पे इसका नाम जो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। तो ये HgS जो है ये सिनेबार है, और ये अयस्क है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हम लोग मरकरी या पारा को हम लोग आसानी से पा सकते हैं। तो 2HgS जो है, इसको जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे इसको गर्म करेंगे, ये अपने आप क्या होता है? ये मरकरी ऑक्साइड बनाने लगता है, और साथ ही में सल्फर डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर देता है। यहाँ पर से जो हमें HgO प्राप्त हुआ है, इसमें भी हम लोग कुछ कार्बन या चारकोल का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये अवकारक के रूप में ये भी काम करेगा, और Hg यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है ये देख लेते हैं हम लोग। मरकरी जिसे हम लोग Hg जानते हैं, इसका जो एटॉमिक मास है वो 200.59 होता है, और एटॉमिक नंबर 80 होता है। ये मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पे पिघला हुआ पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है अल्मुनियम। अल्मुनियम क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अल्मुनियम की परमाणु संख्या जो होता है 13 होता है, और इसके अयस्क जो होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अयस्क है जहाँ सबसे ज़्यादा अल्मुनियम पाया जाता है वो Al2O3.2H2O, जिसे हम लोग बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। अल्मुनियम जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे पृथ्वी के सतह पे मौजूद है। तो अगर हम लोग मिट्टी भी उठा लेंगे वहाँ से भी हम लोग अल्मुनियम को निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए हम लोग बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अल्मुनियम जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में रहता है। तो इसके बाद अल्मुनियम के जो अयस्क में आते हैं, कोरेंडम भी आते हैं और क्रायोलाइट भी आता है। तो कोरेंडम Al2O3 होता है, जिसको हम लोग आगे अलुमिना भी बोलते हैं। क्रायोलाइट जो होता है Na3AlF6 के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट जो है उसको सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ से अल्मुनियम हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? बॉक्साइट को सबसे पहले चूना के साथ हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। तो बॉक्साइट में जो है थोड़ा चूना मिला लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, और हमें सोडियम अल्यूमिनेट मिल जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं Al2O3 है, इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला लेते हैं, थोड़ा चूना इसमें मिलाया गया है, और इसके साथ ये क्या बनाता है? 2NaAlO2 सोडियम अल्यूमिनेट बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये जो सोडियम अल्यूमिनेट है
ये जल में घुल जाता है आसानी से, और जो बाकी चीज़ें जो जल में नहीं घुलता है उसे हम लोग छान करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, और जल में केवल आपका सोडियम एल्यूमिनेट घुला हुआ रहता है। और इसके बाद छानने के बाद इसे हम लोग लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक लगातार इसे गर्म करते रहते हैं। जब ये गर्म होते जाएगा तो क्या होता है, ये CO2 जो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जो है धीरे धीरे वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा और अलग हटना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो अभिक्रिया होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है कि सोडियम एल्यूमिनेट को ले लेते हैं हम लोग, 2NaAlO2 ले लेते हैं, और इसमें जो, क्योंकि इसमें जल जो है जल घुला हुआ है तो H2O की भी मात्रा यहाँ रहेगी, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करने पे बनता है। इसकी जब अभिक्रिया तीनों की होने लगती है धीरे धीरे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, AlOH होल 3 होता है, और ये एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है, और यहाँ पर आकर के ये जम जाता है कि उसके पेंदी जो होता है, पेंदी में नीचे में ये जमने लगता है, और साथ ही में सोडियम कार्बोनेट भी इसमें हम लोग को मिलता है। तो सोडियम कार्बोनेट से हमें कोई काम नहीं रहता है, तो इसे हम लोग हटा लेते हैं। ये जो बचा हुआ जो AlOH3 जो नीचे जमा हुआ है उसे ले लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं, और सुखा करके हमें क्या मिलता है, एल्यूमिना मिल जाता है। और एल्यूमिना कैसे मिलेगा, तो ये जो 2AlOH होल 3 होता है अपना, इसे जब हम लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं और सुखा लेते हैं तो ये धीरे धीरे Al2O3 में बदल जाता है, जिसे हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, और 3H2O देता है, पानी का भी मॉलिक्यूल देता है। अब ये जो एल्यूमिना है Al2O3 जो एल्यूमिना होता है, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि हमें कैथोड पे अल्मोनियम की प्राप्ति हो जाती है। कैथोड पे क्या होगा, जैसे ये 2Al3+ यहाँ पे आता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3+ है, इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ले लेता है कैथोड पे, और ये 2Al अल्मोनियम का 2 मोल ये बना लेता है। साथ ही में 3 जो है ऑक्सीजन के जो आयन है, ये जो हैं अभिक्रिया करते हैं एनोड पे, और 3/2O2 बना लेते हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देते हैं, और ये जो अभिक्रिया होती है ये हमारा एनोड पे होता है। तो अब आते हैं हम लोग संक्षारण पे, यानी कोरोजन पे। तो आमतौर पे कोरोजन होता क्या है, किसी धातु का कोरोजन या संक्षारण क्या होता है, आमतौर पे हम लोग हमारे दुनिया में बहुत बार ये देखते हैं, कहीं भी अगर लोहा रख देते हैं या कोई धातु पड़ा होता है तो धीरे धीरे उसमें कोई दाग धब्बा जैसा जमने लगता है, कुछ अलग रंग का उसके ऊपर एक परत सा जमने लगता है। आमतौर पे उसे ही हम लोग कोरोजन कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण आमतौर पे एक ऐसी प्रक्रिया है जो धातु के ऊपरी सतह पर ही होती है, ये अंदरूनी तौर पे ये नहीं होती, ये ऊपरी सतह पे होती है, और धीरे धीरे वो जो है पूरा धातु को कुरेदता चला जाता है, खराब करते चले जाता है, जिसकी वजह से धातु कमजोर होता है और भुरभुरेदार रूप में वो झड़ने लगता है, और उसका जो आयतन है और उसका द्रव्यमान है वो पहले बढ़ता है और फिर वो घटते चला जाता है। याद रखना है, ये जो कोरोजन होता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, यानी इसमें पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, फिर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, इसलिए इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समांतर तौर पे काम करते हैं। तो जल वाष्प जो होता है और ऑक्सीजन दोनों के साथ ही अभिक्रिया करता है, और तब जाके कोरोजन होता है। तो कोरोजन एक ऐसा क्रिया है जो बिना जल वाष्प या जल के मॉलिक्यूल के बिना और ऑक्सीजन के बिना ये संभव नहीं होता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप लोहे के एक टुकड़े को अगर आप किसी बर्तन में डाल दें और उस बर्तन में अगर आप पानी डाल दें और कुछ दिन उसको छोड़ दें तो आसानी से क्या होगा, जंग उसमें लग जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई बर्तन में अगर आप पानी की मात्रा अगर आप हटा देते हैं, पूरी तरह से उसे सुखा देते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा डालते हैं जहाँ पर वो पानी को सोखते रहे, और वहाँ पे अगर आप लोहा का टुकड़ा डाल दें तो वहाँ पर क्या होगा कि कोई तरह का रिएक्शन आपको नहीं देखने मिलेगा, कोई तरह का ये जो कोरोजन है वो नहीं देखने मिलेगा। या फिर अगर आप हवा से अगर आप कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, तो अगर हम कोई बर्तन में ले लेते हैं, पानी ले लिए, उसमें कुछ लोहा डाल दिए और ऊपर से तेल भी डाल देते हैं, तो हवा जो है वो, ऑक्सीजन जो है वो तेल को पार करके पानी तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी आपका संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो संक्षारण के लिए दोनों चीज़ें जरूरी है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। तो यानी कि पानी किसी भी रूप में पहुंचना चाहिए और ऑक्सीजन, ये दोनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपका संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, संक्षारण करते हैं। आमतौर पे जब
कोई धातु है जैसे लोहा है, अगर वो संक्षारित होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी अपना एक रोल निभाते हैं और उस धातु को कमजोर करते हैं। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, छेद जैसा होने लगता है, छिद्र होने लगते हैं छोटे छोटे, ये इन्हीं के वजह से होता है। तो जंग जो है आमतौर पे फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का ही मिश्रण होता है। जो जंग हमारा लगता है लोहे पे, जो जंग हम लोग देखे हैं, ये भूरा रंग का जो जंग लगने लगता है, ये आमतौर पे जो होता है फेरिक ऑक्साइड के वजह से होता है, जिसे हम लोग Fe2O3 बोलते हैं, और FeOH3 जिसे हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इन दोनों के मिश्रण का ही योग होता है आमतौर पे ये। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या होता है हमारा कोरोजन में। सबसे पहले मुख्य तौर पे जो हम लोग सब देखे हैं, जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जो जंग लगता है तो लोहे पे भूरा रंग का परत चढ़ने लगता है, ये आपका कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। और जब उसे हम लोग खुला रूप से छोड़ देते हैं तब ऐसा होता है। इसके साथ तांबा को जब आप बहुत दिनों तक खुला छोड़ देंगे तो उस पर भी क्या होगा, हवा और पानी की वजह से थोड़ा थोड़ा हरा रंग का जो है परत जमने लगता है। और हवा, और ये जो हरा रंग का जो परत जो जमता है, आमतौर पे इसको बोलते हैं CuCO3, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का ये मिश्रण होता है। और जैसे कोई तांबा का हमारा जैसे बर्तन होता है और उस पर किसी तरह का हरा रंग का अगर परत चढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू या इमली वगैरह का जो रस होता है या नींबू का जो रस होता है उससे साफ करते हैं, ताकि ये जो होता है क्षारीय स्वभाव का होता है, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। तो और नींबू जो है थोड़ा एसिडिक होता है, दोनों मिलकर लवण बना लेते हैं और ये दाग वहाँ से निकल जाता है। तो इस वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो तांबे का जो बर्तन होता है उसको साफ करते हैं हम लोग ये एसिडिक वाले चीज से। जैसे कोई भी वस्तु हमारा है, या फिर आप ये ले लेते हैं हम लोग, कोई अगर एसिड भी होता है, हमारे पास H2SO4 है तो थोड़ा सा मात्रा H2SO4 का ले लेंगे और वहां पर हम लोग बर्तन उससे साफ करेंगे तो वो भी जो है इसको, जो इसमें दाग धब्बा हरे रंग का होता है वो छूट जाता है। तो चांदी जो है, आमतौर पे चांदी में जल्दी देखने तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत दिनों तक अगर चांदी को खुला छोड़ देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, ये दोनों साथ में अभिक्रिया करने लगता है। और फिर बहुत दिनों के बाद क्या होता है, उस पर काला रंग का या धूल मिट्टी जैसा जो काला जैसा जो परत हम लोग देखते हैं कभी कभी हमारे सोने या चांदी के जो जेवर में बहुत दिनों से अगर हम लोग पहने रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके पीछे की तरफ आप गौर से देखेंगे, क्योंकि आगे वो हमेशा साफ होते रहता है, पीछे की तरफ जो होता है हल्का सा काला कलर का एक लेयर चढ़ते रहता है, एक परत चढ़ती रहती है। वो आमतौर पर सिल्वर सल्फाइड या गोल्ड सल्फाइड का ही होता है। तो सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो बैठ जाता है वहाँ पे एक परत के रूप में, और फिर उसे आप साफ करते हैं या उसे रगड़ते हैं, या उसे आप थोड़ा सा जैसे हम लोग एक प्रक्रिया होता है पत्थर से, जैसे हम लोग रगड़ते हैं किसी धातु को तो उसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी आ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही किसी पत्थर से अगर आप उसे रगड़वा देते हैं तो वापस वो चमकने लगता है। तो ये जो है चांदी में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है हमें। अगर बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं हम तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड उसके साथ अभिक्रिया करने लगता है और एक काला जैसा परत जो है उसके ऊपर चढ़ा। ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लोहे के जो कील हैं छोटे से, ये सभी कील जो हैं ये सब काफ़ी ज़्यादा संक्षारित हो चुके हैं। ये जो है हवा के कांटेक्ट में रहा है, पानी के कांटेक्ट में रहा है, जिस वजह से क्या हुआ, इसमें कोरोजन हुआ है, रस्टिंग हुआ है। यही जो रंग आपका एक परत जो इस पर चढ़ा हुआ है इसी को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद जो ये देखिए कॉपर का है, तांबा का है। आमतौर पर जब तांबा जब रस्टिंग से गुजरता है, कोरोजन से जब गुजरता है, तो इस पर हरा कलर का एक परत चढ़ने लगता है, हरा और नीला रंग का मिश्रित एक परत चढ़ने लगता है जो पूरा का पूरा तांबा को खराब करता है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तांबा का ये कोरोजन है, ये लेकिन बहुत धीरे होता है आयरन के तुलना में। तो मुख्य बात यहाँ पे क्या है कि कोरोजन को रोका कैसे जाए, संक्षारण के उपाय। तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं जिसकी वजह से हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। हम लोग काफ़ी सारे उपाय को प्रयोग में लाते भी हैं और हम जानते हैं। सबसे पहले अगर धातु की सतह है इस पर अगर कोई किसी प्रकार का ग्रीसिंग कर दे या वार्निश लगा दे तो वहाँ पर कोरोजन जो है रुक जाता है। ग्रीसिंग क्या होता है, अगर हम किसी ग्रीस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और उसके और किसी लोहे की अगर किसी वस्तु के ऊपर अगर हम लोग चढ़ा देते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि हवा से और पानी से उस वस्तु का कांटेक्ट जो है पूरी तरह से टूट जाता है। और ग्रीस क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा, ये कभी अभिक्रिया नहीं करेगा पानी और हवा के साथ, जिस वजह से क्या होगा वहाँ पे जंग नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए जैसे कुछ धातु जो है खुद ही ऑक्साइड की परत बना लेते हैं, जैसे अल्मुनियम। अल्मुनियम की क्या खासियत होती है, अल्मुनियम जैसे ही हवा के कांटेक्ट में छूटेगा तो ये अल्मुनियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये अल्मुनियम ऑक्साइड जो बनाता है इसी प्रक्रिया को हम लोग एनोडाइजिंग बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग एनोडाइजिंग के नाम से जानते हैं। और इसी
अल्युमिनियम के परत को, अल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत है उसको अगर हम लोग मोटा कर देते हैं और एनोडाइजिंग प्रक्रिया से, तो वो जो है अल्युमिनियम को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है। उसके बाद तीसरा जो अपने पास तरीका है, ये धातु की सतह पे किसी प्रकार पेंट कर दे। तो पेंट कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग हमारे घर में जो लोहे के जो सामान होते हैं उस पर हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं। पेंट चढ़ाने से क्या होता है कि वो पानी और हवा के कांटेक्ट से दूर हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे अभी संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। फिर धातु का जस्ताकरण कर करके या ग्लेवेनाइजेशन हम लोग करके हम लोग कर सकते हैं, रोक सकते हैं इसको। तो जस्ताकरण क्या होता है या ग्लेवेनाइजेशन प्रक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो जस्तीकरण हमारा प्रक्रिया जो होता है, इसमें किसी धातु को हम लोग क्या करते हैं, जिंक के द्रवित रूप में या जिंक के घोल में, जिंक को हम लोग द्रवित करके उसके घोल में हम लोग किसी धातु को डाल देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उस धातु पे एक लेयर जम जाता है जिंक का। और चूंकि जिंक जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील स्वभाव का होता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ ये खुद रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाने लगता है। और जिंक ऑक्साइड की परत जितनी मोटी होती चली जाती है, अंदर जो है जो लोहा है या कोई धातु है उस पर किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं हो पाती है। इसी वजह से ये जिंक ऑक्साइड जो है काम करता है और ये जो है संक्षारक का अवरोधी माना जाता है। तो हम लोग ग्लेवेनाइजेशन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु को संक्षारण से रोकने के लिए। इसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज के डेट में, जितने भी महंगी धातु होती हैं उन सब पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। हम लोग तांबा पे भी देखते हैं, अगर कॉपर का भी अगर कोई ऑर्नामेंट्स बनता है, ज्वेलरी बनता है, तो उस पर हम लोग गोल्ड वगैरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। तो इसे हम लोग क्रोम प्लेटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसपे धातु का लेप, किसी और धातु का लेप हम लोग किसी दूसरे धातु पे चढ़ा देते हैं। और जैसे इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो धातु का लेप होता है वो होता है सबसे ज़्यादा तीन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है। तो इन सब का लेप हम लोग चढ़ा देते हैं। सोना होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो धातु है वो हवा के कांटेक्ट से खत्म होता है और उससे कम क्रियाशील धातु आगे रहता है, जो कि जल्दी हवा में ऑक्सीजन जो है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और एक तरीका अपने पास और है धातु को संक्षारण से बचाने का, जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। अगर धातु का एलॉय बनाना शुरू कर दे तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो उसके गुण होते हैं उसमें परिवर्तन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो एलॉय हमारा है ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे दैनिक जीवन में। कैसे होता है, तो जैसे हम लोग करते क्या है इसमें, तो दो या दो से ज़्यादा अगर धातु हैं तो उनको हम लोग समांग मिश्रण में मिला लेते हैं, होमोजेनस मिक्सचर उसका बना लेते हैं और फिर उसे हम लोग जमा लेते हैं। तो वो जो है उस पूरे एलॉय को, उस पूरे मिश्र धातु को समांगता देता है। और धातु और अधातु को मिलाने के बाद जो बनता है वो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो एक धातु और एक अधातु को ही मिला के हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम लोग दो या दो से ज़्यादा धातु को मिला करके भी हम लोग मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। तो मिश्र धातु के गुण क्या हो जाते हैं, ये अपने अवयव जो होते हैं, कॉम्पोनेंट्स जो होता है, इनसे काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ये कठोर होता है मिश्र धातु। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या होती है, जैसे ही हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं तो उसमें सभी धातु का कुछ ना कुछ गुण आ जाता है जिसका उपयोग हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे तन्यता और आघात वर्धनीयता जो होती है, जिसे हम लोग डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी कहते हैं, ये कम हो जाता है। थोड़ा सा डक्टिलिटी भी कम हो जाता है और मेलेबिलिटी भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। दूसरा है इसका फ़ायदा क्या होता है, ये संक्षारण के पूर्ण रूप से अवरोधी होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्योंकि बहुत सारे धातु मिल गए हैं तो यहाँ पे संक्षारण होने का चांस कम है, क्योंकि यहाँ पे ये एक समांग मिश्रण में मिले हैं। तो इसलिए सभी के एटम्स अलग अलग हैं, तो वहाँ पे परमाणु अलग होने की वजह से वो संक्षारण को सपोर्ट या उसको मजबूती प्रदान नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो संक्षारित नहीं हो पाते हैं। और इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं, आपस में जो होते हैं एटम, काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। इनकी जो द्रवनांक और चालकता होती है, विद्युत चालकता जो होती है और द्रवनांक जो होती है, वो अपेक्षाकृत जो है धातु से कम होती है। तो धातु से अपेक्षाकृत कम होता है विद्युत चालकता या द्रवनांक। तो जैसे अगर कोई धातु है, अब हम देखते हैं आमतौर पे, जैसे हमारे पास अगर कोई धातु हमारे पास है, जैसे अगर हम कॉपर ले लेते हैं, तो कॉपर का आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह में, क्योंकि वो जो है उसमें चालकता बहुत अच्छी होती है, वो विद्युत चालक होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो पीतल हम लोग बनाते हैं, जो आमतौर पे जो पीतल बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं हम लोग, ये ब्रास जो है कॉपर से बनता है
और जिंक से बनता है, जिसमें 80% कॉपर अपना होता है और 20% जिंक होता है। जब ब्रास में हम लोग विद्युत चालकता, जब इसका हम लोग चेक करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, तो जो पीतल है, ब्रास है, इसमें विद्युत चालकता बहुत कम पाई जाती है, जबकि 80% कॉपर से बना है। तो इस तरह से बिहेवियर जो है एलॉय का चेंज हो जाता है, उसके अवयव से, उसके कंपोनेंट से। तो जो धातु जिससे बनता है उससे जो गुण है वो बिल्कुल तुलनात्मक ढंग से कम हो जाता है या बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखना होगा कि इसकी गुणवत्ता जो है क्या होती है। तो एलॉय जो है बहुत कुछ से बनता है, लेकिन कुछ एलॉय हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कुछ एलॉय जो है आमतौर पे धातु के गुण के तुलना में और कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इनकी जो है गुणवत्ता जो होती है बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम लोग ये देख लेते हैं, लोहे को देख लेते हैं, तो अगर प्योर आयरन जो होता है, प्योर आयरन इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। अगर इसमें गर्मी के दिन में क्या होगा, अगर प्योर आयरन का अगर आप घर बना देंगे तो वो आयरन जो है अपने आप फैलने लगेगा और आपका बिल्डिंग को खुद में खुद वो तोड़ देगा, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा तो। इसलिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग कार्बन को मिला लेते हैं और बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं। 0.05% अगर हम लोग कार्बन मिला ले तो ये जो है इस लोहे को काफ़ी मजबूती दे देता है, जिसके वजह से इसका उपयोग हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी करते हैं। अब जैसे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो एलॉय होते हैं हमारे, स्टील है, तो स्टील के बर्तनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। अगर लोहे के बर्तन में खाएंगे तो जितनी बार धोएंगे उसमें बहुत ज़्यादा चांस है जंग लगने का, लेकिन हम स्टील के बर्तन में खाते भी हैं, उसमें खाना पकाते हैं, उसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी धातु यहाँ मिल करके बनता है। आयरन मिलता है, निकेल मिलता है, क्रोमियम मिलता है, ये सब मिल करके स्टील को बनाता है, जिसमें क्रोमियम का जो सहयोग रहता है वो लगभग 10% का होता है। और क्रोमियम हम लोग इसलिए मिलाते हैं क्योंकि मजबूती देता है ये। तो स्टील को मजबूती देने के लिए क्रोमियम का उपयोग हम लोग करते हैं, और इसका 10% अगर मिला देते हैं क्रोमियम का तो वह सबसे मजबूत स्टील माना जाता है, जिससे हम लोग आमतौर पे पुल या ब्रिज जो बनता है आजकल, इसमें स्टील का हम लोग उपयोग करते हैं, लोहा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये क्रोमियम जो है वहाँ पे 10% होता है। अगला अपना सोना है, तो जो प्योर जो गोल्ड होता है, 24 कैरेट सोना है, उससे अगर हम लोग बनाते हैं, अगर किसी ऑर्नामेंट बनाते हैं, ज्वेलरी हम लोग बनाने जाएंगे, तो जैसे ही उसको पीटा जाएगा, उसको शेप दिया जाएगा, वो जो है बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो उसका जो है शेप जो है बार बार क्या होगा, बदलते चला जाएगा, थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते चले जाएंगे इस्तेमाल करते करते। इसलिए 24 कैरेट सोना का हम लोग कोई भी वस्तु नहीं इस्तेमाल करते, इसका हम लोग 20 या 22 कैरेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो 22 कैरेट कहने का क्या मतलब होता है कि यहाँ 22 कैरेट गोल्ड होता है और 2 कैरेट जो बचता है वो हमारा कॉपर या सिल्वर होता है। तो इस तरह से हम लोग सोने के जो ऑर्नामेंट होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये प्योर स्टील है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में भी और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। ये गोल्ड का ज्वेलरी है जो कि 22 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। तो इसके बाद कुछ एलॉय होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रमुख एलॉय हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में अपने इस्तेमाल करते हैं, उसे देख लेते हैं। ब्रॉन्ज हम लोग जानते हैं, ब्रॉन्ज जो है कैसे बनता है, कॉपर से बनता है, जिसमें कॉपर का योगदान 90% होता है और टिन का योगदान 10% होता है। इसके अलावा ब्रास, जिसे हम लोग पीतल बोलते हैं, इसका इस्तेमाल जो है कॉपर, इसको कैसे बनाया जाता है, कॉपर का 80% लेके और जिंक का 20% लेके। अब अच्छा, ये जो ब्रॉन्ज है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल जो है आम तौर पे हम लोग देखते हैं मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होता है, इसका मूर्ति बनाया जाता है वहाँ होता है, या सिक्के चलते थे पहले बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज के, तो सिक्कों को बनाने में होता था। जो पानी के जो जहाज होते हैं वहाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स जो होती हैं उनमें ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। जो ब्रास होता है, जो पीतल होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग बर्तन के लिए करते हैं, बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। या हम लोग पतली पतली जो नली टाइप की होती हैं तो उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में जो कारतूस वगैरह बनता है, हमारा गोली वगैरह बनता है, वहाँ पे भी हम लोग पीतल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और है हमारा सोल्डर, जिसका इस्तेमाल हम लोग जोड़ने के लिए करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग सोल्डर देखे हुए हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी वस्तु जो है, धातु को जो है विद्युत तारों से जोड़ने का हम लोग प्रक्रिया करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को सोल्डरिंग मशीन का चाहिए होता है, ज़रूरत होता है। तो सोल्डरिंग मशीन से क्या करते हैं हम लोग, सोल्डर में जो वहाँ जो एक लगाए रहते हैं, एक मेटेलिक जो एलॉय जो लगाए रहते हैं, वो क्या करता है, वो पिघल करके दो धातु के बीच में आता है और उसे आसानी से जोड़ देता है। तो इसमें जो टिन होता है अपना, ये 50% मिला होता है, और लेड जो होता है जिसे हम लोग शीशा बोलते हैं, ये भी 50% होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग
धातु वगैरह को जोड़ने में करते हैं, या फिर विद्युत जो उपकरण होते हैं जैसे रेडियो टीवी हो गया, उनमें जो जोड़ते हैं हम लोग, कोई कनेक्शन जोड़ना होता है तो हम लोग सोल्डरिंग मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत तारों को भी जोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो मुख्य और प्रमुख अलॉय हैं जो हम लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज। तो आज हम लोग कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं उनका हम लोग फॉर्मेशन के बारे में देखे हैं और कैसे उसका शोधन करते हैं वो हम लोग देखें। तो सोडियम हम लोग देखें, सोडियम को हम लोग सोडियम क्लोराइड से हम लोग बनाते थे। तो सोडियम क्लोराइड को पहले हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मिला करके द्रवित कर लेते थे, और द्रवित करने के बाद हम लोग वहाँ पर से कैथोड और एनोड से हम लोग सोडियम और क्लोरीन को हम लोग प्राप्त करते थे, क्योंकि सीधा उसे हम लोग जल के रूप में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था। दूसरा हमने देखा था जिंक। जिंक को हम लोग कैसे प्राप्त करते थे, तो जिंक को जिंक ब्लेंड से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अयस्क से, या फिर जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन से कर सकते हैं, या फिर जिंकाइड चेडेनो से कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था मरकरी। मरकरी हम लोग सिनेबार से प्राप्त करते हैं। सिनेबार जो होता है HGS होता है। अल्मुनियम जो है, अल्मुनियम को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। और भी कुछ अयस्क होते हैं जैसे कोरंडम है, तो कोरंडम से भी प्राप्त किया सकता है, लेकिन उतना प्रचुर मात्रा में इसमें होता नहीं है। क्रायोलाइट भी है, तो क्रायोलाइट से हम लोग आमतौर पे सोडियम भी पा सकते हैं, फ्लोरीन भी पाते हैं। फ्लोरीन का थोड़ा ज़्यादा मात्रा इसमें होता है, अल्मुनियम का कम होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का अयस्क है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसे प्रक्रिया से गुजारते हैं, अलुमिना बनाते हैं। अलुमिना बनाने के बाद उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारते हैं और वहाँ पर हम लोग को अल्मुनियम मिलता है। इसके बाद हम लोग कोरोजन देखे थे, संक्षारण देखे थे। आमतौर पे वायु, आमतौर पे जो वायु होता है जिसमें ऑक्सीजन है उसके मदद से और जल के मॉलिक्यूल के वजह से, जल के अणु के वजह से, दोनों जब आपस में साथ रहते हैं तब जाके किसी धातु पर जो है संक्षारण की प्रक्रिया होती है, संक्षारण की क्रिया होती है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन देखे थे, लोहे में देखे थे, चांदी में देखे थे, सिल्वर में देखे थे, और तांबा में भी देखे थे, जहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनाता था, जहाँ पे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता था। तो ये देखते हैं, अब संक्षारण को रोकने के लिए हम लोग कुछ प्रक्रिया भी देखे थे, जैसे धातु की सतह पर लेप चढ़ा देते थे। धातु द्वारा जो है कुछ रक्षा कवच खुद के द्वारा बनाया जाता है, जैसे अल्मुनियम बना लेता है, अल्मुनियम ऑक्साइड, और उसी को हम लोग एनोडाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। फिर उसको पेंटिंग करके भी हम लोग बचा सकते हैं, या गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, जस्ताकरण कर सकते हैं उसका हम लोग। तो उसमें गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे जिंक के लेप हम लोग चढ़ा देते हैं, जिंक को हम लोग पिघला करके किसी धातु को उसमें हम लोग डुबा देते हैं, तो वहाँ से गैल्वेनाइजेशन का ये जो प्रक्रिया है वो हो जाता है। इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में खासियत क्या होता है कि जैसे हम लोग टिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, निकल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब जो है थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं, और इनको हम लोग किसी धातु के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन जो है, अभिक्रिया जो है नहीं हो पाता है, और सारा अभिक्रिया जो है टिन और ये निकल, क्रोमियम या ये आपका चांदी वगैरह है, ये सब आपका करते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो धातु है वो बच जाता है। इसी तरह का ऑर्नामेंट भी आजकल मिलता है, कॉपर के ऊपर हम लोग सोना का पानी चढ़ा करके ये वस्तु बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनाते हैं, उसे भी हम लोग बेचते हैं। तो ये भी जो है मजबूती भी प्रदान करता है और देखने में भी बेहतर लगता है। इसके बाद मिश्र धातु आता है। तो मिश्र धातु जो है दो या अधिक धातु से बनता है, या एक धातु या एक धातु के समान मिश्रण से बनता है। वहाँ पे मिक्सचर जो होना चाहिए वो हेट्रोजेनस नहीं होकर होमोजेनस होना चाहिए, एक ही समानता के साथ वो होना चाहिए, तभी जा करके वो मिश्र धातु यानी कि एलॉय बन पाएगा। तो एलॉय जब बनता है तो उसके साथ कुछ खासियत होती है, उसमें कुछ उसके कुछ गुण होते हैं अपने। ये अपने कंपोनेंट से बिल्कुल कठोर होता है, ये संक्षारण का अवरोधक भी माना जाता है। इसके साथ ही साथ इसकी द्रवणांक जो होती है और इसकी विद्युत चालकता जो होती है, ये दोनों जो है थोड़ा सा कम होता है इनके अवयव से, जिसका एग्जाम्पल हमने कॉपर में देखा और साथ ही में पीतल को लेके देखा। इसके साथ जो है इनकी गुणवत्ता जो होती है, लेकिन वो तुलनात्मक ढंग से थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे प्योर आयरन में हम लोग थोड़ा कार्बन मिला देते हैं तो उसको मजबूती मिल जाता है। और इसी में कुछ एग्जाम्पल एलॉय के होते हैं, स्टील होते हैं, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, सोल्डर है, जिसका हम लोग कंपोनेंट्स देखें और जिसका इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ पे देखे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले वीडियो लेक्चर सेशन में। धन्यवाद।